हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो सक्षमता 3 की तैयारी जो भी शिक्षक कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको वो प्रश्न देखने को मिलेंगे जो सक्षमता 1 सक्षमता 2 में पूछे गए थे और ऐसे ही प्रश्न आपको सक्षमता 3 में भी देखने को मिलेगा। अगर आपको मैं जो भी प्रश्न करवा रही हूँ अगर आप उसे अच्छे से कर लेते हैं तो सक्षमता 3 में आपकी सफलता निश्चित है। इसके अलावा बता दूं कि यहाँ पर एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एससीईआरटी के ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर वो सभी प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए। सक्षमता 3 प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ से आपको वीडियोस मिल जाएंगे और ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को पढ़ना। तो यहाँ पर 115 नंबर के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले के प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज भी कर लिया है और ये प्रैक्टिस सेट हमारा 1 चल रहा है। तो इसी के ये सभी पार्ट है और अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। तो जैसे जैसे आप लोग वीडियो को देखेंगे उसी हिसाब से मैं प्रश्नों की संख्या बढ़ाती चली जाऊंगी। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं जो यहाँ पर 115 नंबर का क्वेश्चन है। वो पूछा गया है कि दीनदयाल उपाध्याय किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, यानी दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर साम्यवाद के लिए, दूसरा ऑप्शन है पूंजीवाद के लिए, तीसरा दिया है एकात्मक मानववाद के लिए, या फिर डी है इनमें से एक से अधिक उत्तर है, या फिर ई इनमें से कोई भी उत्तर नहीं है। तो 115 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक मानवतावाद जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कब, 25 सितंबर 1916 को हुआ था। और ये एकात्म मानववाद के लिए जो है प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन यहाँ पर होगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये वर्तमान मथुरा यानी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक के चिंतक व संगठनकर्ता भी थे। यह भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ बढ़ते हैं। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी है खान अब्दुल गफ्फार खान, सी है सर सैयद अहमद खान, डी इनमें से एक से अधिक, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो डी में इनमें से एक से अधिक को यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या इसमें एक से अधिक उत्तर हो सकता है, तो उसके लिए आप डी ऑप्शन चूज करेंगे। और अगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो इसके लिए आप ई ऑप्शन चूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपके हिसाब से कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिए खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व जो है यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। तो बी ऑप्शन आपका ये उत्तर हो गया। और आगे इसके अलावा भी अगर हम जानना चाहें तो यहाँ पर इन्होंने वर्ष 1929 में, कब, 1929 में जो है इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से ये प्रेरित थे। और यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक अहिंसात्मक आंदोलन था, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी से प्रेरित थे तो अहिंसात्मक आंदोलन ही करते थे। और इसे और किसी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग बताइए इसको और किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन को अन्य और किसी नाम से भी जाना जाता है। तो ये वो नाम है लाल कुर्ती। लाल कुर्ती के नाम से भी खुदाई खिदमतकार आंदोलन जाना जाता है। तो दूसरा नाम भी इसका जरूर याद रख ले, लाल कुर्ती जो है दूसरा नाम है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया है। तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 2015 से, 26 जनवरी 2019 से, 15 नवंबर 2021 से, और इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब कोई दिवस स्टार्ट किया जाता है ना तो उसके पीछे का रीज़न भी हमें पता होना चाहिए। अगर आप रीज़न समझ लेंगे ना तो वो डेट फिर आप कभी भूल नहीं सकते। ऐसे अगर सीधा याद करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, वो आप तुरंत भूल जाएंगे, क्योंकि मेमोरी की भी एक लिमिट होती है। बार बार या तो आप अभ्यास करते रहिए तो आपको वो चीज़ें याद रहेगी, अदरवाइज उसको किसी फैक्ट से मतलब उसको गहराई से पढ़ लीजिए तो फिर वो चीज़ कभी भूलती नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जनजातीय गौरव दिवस जो है वो 15 नवंबर 2021 यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से शुरू किया गया। और क्यों शुरू किया गया तो इसको भी हम अच्छे से जान लेते हैं। इसकी शुरुआत बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर की गई। और इनका जन्म जो है यानी बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1875, 15 नवंबर 1875 को। तो ये बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को।
इसके अलावा और क्या कुछ हम इसके बारे में जान सकते हैं, तो देखिए इन्होंने ब्रिटिश काल में भारतीय आदिवासी धार्मिक सहस्त्राविद आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? बिरसा मुंडा ने। और बिरसा मुंडा ने ही 1899 से 1900 में ये मुंडा विद्रोह यानी मुंडा विद्रोह का जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व भी बिरसा मुंडा द्वारा ही किया गया था। तो ये पूरा का पूरा बिरसा मुंडा से ही संबंधित है। अगर यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? पहला है हरियाणा, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब और डी इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर भारत का जो सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य है वो राजस्थान है। और अगर उसके बाद बात करें तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो पहला क्या हो गया? राजस्थान, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा हरियाणा। तो ये आप याद रखेंगे। अगर राजस्थान का यहाँ पर अगर उत्पादन में या इसका योगदान अगर जानना हो तो 44.22% लगभग की यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आप 44% योगदान यहाँ पर समझ सकते हैं राजस्थान का होता है बाजरा उत्पादन में। तो बाजरा उत्पादन का बड़ा एक हिस्सा जो है वो राजस्थान से प्राप्त होता है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा का स्थान आता है। राजस्थान का इसके अलावा सरसों और रेपसीड जो होता है उसमें भी सबसे आगे स्थान है, यानी शीर्ष उत्पादक राज्य के नाम में आते हैं। और कुल दाल का जो शीर्ष उत्पादक राज्य है वो मध्य प्रदेश है। यानी दाल के लिए अगर पूछे सर्वाधिक दाल का उत्पादन कहाँ होता है तो वो आपका होता है मध्य प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका शैल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं तो वो कौन से हैं? पहला है अवसादी सेल, और दूसरा है कायांतरित सेल, तीसरा आग्नेय सेल, और डी इनमें से एक से अधिक या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं तो ऐसे ये कौन से सेल है? तो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, इतना तो खैर पता ही होगा। तो अवसादी सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं। जो अवसादी सेल होते हैं ना उसमें जीवाश्म सेल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं। और ये सेल जो है परतदार होती है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक, सेल खरी आदि प्रमुख अवसादी ही चट्टानें हैं। और खनिज तेल अवसादी सेलों से ही प्राप्त किया जाता है। तेल और खनिज जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है? अवसादी सेल से ही प्राप्त किया जाता है। और यह अवसादों के जमा होने से निर्मित होता है। इसका निर्माण कैसे होता है अवसादी सेल का? अवसादों के जमा होने से निर्मित होता है। और कोयला भी क्या है? एक अवसादी चट्टान से ही प्राप्त होता है। कोयला क्या है? कोयला भी कहाँ से प्राप्त होता है? हमें अवसादी चट्टान से ही प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चाप झील ऑक्सबो पाई जाती है। तो ये ऑक्सबो नाम भी आ सकता है, चाप झील भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है हिम नदों में, दूसरा है नदी घाटियों में, तीसरा रेगिस्तान में, डी इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चाप झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया था, मैंने भी एनालिसिस किया था पिछले प्रश्नों की, तो इसमें ये मैंने क्वेश्चन भी करवाया था। तो अगर आप एनालिसिस वीडियो देखेंगे ना तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं सक्षमता एनालिसिस वीडियो। तो देखिए चाप झील को ही क्या कहते हैं हम? गोखुर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोखुर झील। गोखुर झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसके नाम कौन कौन से हो गए? चाप हो गए, गोरखुर हो गया, ऑक्सबो भी इसको हम कहते हैं। तो ऑक्सबो क्यों कहते हैं? ऑक्स यानी कि बैल, वो हो गया उनका खुर, तो इसलिए यहाँ पर गोखुर कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो उम्मीद है पता चल गया होगा आपको। और इसके अलावा देखिए जब नदियों का प्रवाह मैदानी भागों में होता है तब इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। तो ये आप समझ गए, ये जो झील है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो नदी घाटियों में या फिर हिम नदों में या रेगिस्तानों में। तो ये जो है आपका कहाँ पाया जाता है? ये नदी घाटियों में पाया जाता है। कब पाया जाता है? जब नदियों का प्रवाह जो है मैदानी भागों की तरफ बढ़ता होता है और इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। नदियों के द्वारा जो निर्मित झीलों में प्रपात जल यानी चचाई झील आता है, डेल्टाई झील आता है, जिसे हम जो कि कोलेरू झील के नाम से भी जाना जाता है। डेल्टाई झील में कोलेरू झील का नाम आता है और ये आदि प्रमुख है। नदियां प्रवाह में अपरदन एवं निक्षेपण दोनों कार्य करती है। तो ये नदियों से संबंधित फैक्ट हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है तो 22 जनवरी को, 22 फरवरी को, 22 मार्च को, या फिर इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी जल दिवस पूछे तो इनमें से एक से अधिक तो होगा नहीं। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो अपने आप ही कट जाता है। तो 121 का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो देखिए विश्व जल दिवस जल संरक्षण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को मनाया जाता है जल संरक्षण के लिए। इसलिए दिवस जब कोई याद करे तो ये जरूर जान ले कि ये क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? जल संरक्षण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ष 2023 की विश्व जल दिवस की थीम थी
पानी और सैनिटेशन के क्राइसिस को दूर करने हेतु परिवर्तन में तेजी लाना। तो ये जो है आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिंग युक्त गैंडा का गृह राज्य क्या है। तो ये प्रश्न तो फेवरेट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछा ही जाता है। तो ये है आपका गुजरात, दूसरा केरल, तीसरा असम, डी है इनमें से एक सदी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक सिंग वाला जो गैंडा है ना, ये कहाँ पाया जाता है। तो बिल्कुल ये जो है आपका असम राज्य में पाया जाता है, असम राज्य में पाया जाता है। इसके अलावा भी और क्या फैक्ट होगा, तो यह राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, कौन से, यहाँ पर आप याद कर लीजिए, काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और यहाँ विश्व के लगभग 60% गैंडे, कितने प्रतिशत, 60% गैंडे जो है पाए जाते हैं। कहाँ के, पूरे विश्व का जो 60% गैंडा है वो असम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और यह विश्व का कौन सा जलचर जीव है, मतलब इसका क्या स्थान है, तो चौथा सबसे बड़ा, चौथा सबसे बड़ा क्या है, ये जलचर जीव है, ये जल में होते हैं ना, इसलिए जलचर कहते हैं इसको। यह राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है और यह असम के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर बात हो तो असम में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी ये पाया जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश है। तो देखिए ये मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है, सक्षमता 1 सक्षमता 2 दोनों ही पेपरों का मैंने एनालिसिस किया था। तो ये सक्षमता 1 में भी पूछा गया था। पहला है अफ्रीका, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बॉक्साइट की बात हो रही है यहाँ पर। और तो विश्व में बॉक्साइट का जो सर्वाधिक उत्पादक देश है ना, वो ऑस्ट्रेलिया है। विश्व की बात आ रही है यहाँ पर, तो ये ऑस्ट्रेलिया होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन। और इसके बाद गिनी तथा चीन का भी स्थान है, गिनी में भी पाया जाता है और चीन में भी पाया जाता है। भारत में अगर बात करें कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है ओडिशा। कौन सा, भारत में अगर पूछे तो ये हो गया कौन सा आपका, ओडिशा हो गया। ठीक है, तो ये ओडिशा राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसके बाद अगर बात करें तो गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश भी है जहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है। और इस खनिज का इस खनिज संसाधन का जो सर्वाधिक भंडार है ना, वो ओडिशा में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सबसे बड़ा भंडार यहाँ पर ओडिशा में ही है। और इसके बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड में भी पाया जाता है। तो ये आप जरूर याद रखिए, बॉक्साइट और एल्युमिनियम का अयस्क ये भी यहाँ पर जो है पाया जाता है। तो ये आप यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं। सुनहरा रेशा से संबंधित न जाने कितने बार प्रश्न पूछा गया है और कई एग्जामों में पूछा गया है। सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है, तो चाय, कपास, पटसन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पटुआ बोलते हैं, पटुआ साग खाते हैं ना, बिहार में प्रचलन है। तो पटसन, उसी से ये पटसन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, डी है इनमें से एक से अधिक और ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका क्या उत्तर होगा, तो पटसन यानी जूट को सुनहरा, यहाँ पर सुनहरा रेशा कहते हैं। और गोल्डन फाइबर इसी को कहा जाता है। कई नामों में पूछा जा सकता है, प्रश्न का उत्तर तो एक ही होगा। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल जो है शीर्ष पे आता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, इन सभी राज्यों में पाया जाता है। और इसका उपयोग किसको बनाने में किया जाता है, बोरा बनाने में। बोरा बनाते हैं ना हमारे यहाँ, बोरा। उसके बाद चटाई हो गया। सबसे ज़्यादा जो बनाया जाता है ना, वो रस्सियाँ बनाई जाती है, रस्सी बनाते हैं हमारे यहाँ। और इसके बाद कपास, सनई प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। यह वर्षायुक्त व उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्र में ही उत्पादित किए जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक कौन से हैं। जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसके 3 मुख्य कारण, जिसकी वजह से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। पहला है जन्म, मृत्यु एवं विवाह, ये 3 कारण है। या फिर जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। तीसरा है जन्म, मृत्यु एवं जीवन प्रत्याशा। या फिर इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 125 का क्या आंसर होना चाहिए। जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसके 3 मुख्य प्रमुख कारण आपको कौन से यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारण है, जन्म, मृत्यु व प्रवास। इनके कारण किसी भी क्षेत्र या देश की जनसंख्या में कमी या वृद्धि होती है। तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 26 का, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन यहाँ पर दिया है कहलाता है। तो क्या कारण है यहाँ पर, तो पहला है पारिस्थितिक अशांति, बी है तबाही, और इसके बाद नेक्स्ट है पारिस्थितिक क्षरण, फिर इनमें से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं है।
तो कौन सा उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा? तो देखिए यहाँ पर जो है ना आपका ऑप्शन ई जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जितने भी विकल्प दिए गए हैं सही नहीं है। तो मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में जो है प्रतिकूल परिवर्तन पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि इनके प्रमुख उदाहरण है। पर्यावरण के घटकों, पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी पर्यावरण के निम्नीकरण कहलाता है। जलवायु परिवर्तन वर्तमान में एक प्रमुख वैश्विक समस्या है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया था, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि काले फेफड़े का रोग संबंधित है किससे? किसानों से, कोयला खनिकों से, या फिर कपड़ा उद्योगों के श्रमिकों से, या फिर इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए काले फेफड़े का रोग जो है किसकी वजह से होता है? तो कोयला खनिकों में की वजह से जो है काम जहाँ पर ये मजदूर लोग काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा काले फेफड़े का रोग होता है। तो कोयला खनिकों से जो है यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। कोयला खदानों में काम करने वाले श्रमिक में क्या हो जाता है? कोनियोसिस यानी ब्लैक लंग डिजीज जो है रोग सामान्यतः देखा जाता है। और इस रोग में कोयले की धूल सांसों में चली जाती है, क्योंकि वो लगातार उसमें रहते हैं और काम करते हैं। कोयले की धूल के लगातार संपर्क में रहने से फेफड़ों में घाव हो जाते हैं, और जिससे क्या हो जाता है? सांस लेने में परेशानी होने लगती है। तो ये आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा क्या? बी। तो आज तक हम लोग जितने भी प्रश्न किए हैं सभी महत्वपूर्ण है। तो अभी हम लोग 127 पर विराम देते हैं। आगे की वीडियो जल्द ही मिलेगी। और कोई अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए या फिर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।